जन्नत के पत्ते। बेटा, यही इस पेशे की मजबूरी होती है। गिरफ्तार होने की सूरत में जासूस का मुल्क, हुकूमत, फौज, एजेंसी कोई भी खुल्लम खुला उसे ऑन नहीं करती। अगर उनसे पूछा जाए तो साफ इनकार कर दिया जाता है। दूसरे तरीक़ों से वो उसे जेल से भगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो जासूस को सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ता है। अगर वो राज उगल दे तो वो गद्दार कहलाता है। इसलिए उसे ये तक छुपाना होता है कि वो जासूस है, क्योंकि हर मुल्क में जासूसी की सज़ा मौत होती है। फिर अगर उस पर जासूसी साबित हो जाए तो उसे मार दिया जाता है और उसकी लाश कहीं बेनामो निशान दफन की जाती है या किसी भी तरह डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। और बाज़ दफ़ा कितने ही अरसे तक उसके ख़ानदान वालों को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। उसका जनाजा तक नहीं पढ़ाया जाता। उसकी आंखों के सामने अनाताकिया में फव्वारे के साथ खोदी गई कब्र घूम गई, बेनामो निशान कब्र। फिर तो उसको कुछ भी न मिला। मम्मी, बेटा, जो आदमी खुद को इस काम के लिए पेश करता है वो इस बात से वाकिफ़ होता है कि गिरफ्तार होने या दियारे गैर में मारे जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। उसको तारीख कभी हीरो के नाम से याद नहीं करेगी। उसके मुल्क में उसकी फ़ाइल पे टॉप सीक्रेट का क्लासिफाइड की मोहर लगाकर बंद कर दी जाएगी। वो ये सब जानते बूझते भी खुद को इस जॉब के लिए पेश करता है। पता है क्यों? क्यों? उसने अपना पसंदीदा सवाल फिर से दोहराया। क्योंकि बेटा, जो शख्स अपनी जान के ज़रिए अल्लाह की राह में लड़ता है उसे दुनिया के एज़ाज़ात और तारीख़ में याद रखे जाने या ना रखे जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि गिरफ्तारी की सूरत में सब उसे छोड़ देंगे और मौत की सूरत में कोई उसका जनाजा भी उठाने नहीं आएगा, क्योंकि उसे अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए होती है और जिसे ये मिल जाए उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। मम्मी अक्सर उसे ऐसी बातें बताया करती, फिर एकदम चुप हो जाती और फिर अपनी रूह में कहती, अपने मुल्क के राज कभी नहीं बेचने चाहिए। इंसान भी कितनी थोड़ी कीमत पे राज़ी हो जाता है। इस वक्त उनकी आंखों में एक लू देती अजियत होती। बहुत अरसे बाद जहान को इस तासुर की वजह समझ आई थी, और ये तब हुआ जब उसकी जदेसी से पिछली जदेसी में रहने वाले एक लड़के हाकान ने उस पे राह चलते फिक्रा उछाला कि वो पनाह गुज़ीन है और ये कि उसका बाप एक मफरूर मुजरिम है। उसने हाकान को कुछ भी नहीं कहा, मगर रात जब मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया सब कुछ साफ साफ कि किस तरह अब्बा से गलती हुई और उसकी सज़ा वो भुगत रहे थे, जिलावतनी की सज़ा। और तुर्क हुकूमत ने रहम खाते हुए उन्हें सियासी पनाह बख्शी थी। तब उसे लगा वो भी वजीफ़ा लेने वालों की कतार में अदालत में खड़ा है और चपड़ासी ज़ोर ज़ोर से सदा लगा रहा है, सिकंदर या गद्दार के वर्षा हाजिर हों। इस सब के बावजूद वो अब्बा से नफ़रत ना कर सका। वो उनसे उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी पहले। अब्बा वैसे ही अब बीमार रहने लगे थे। मम्मी कभी कभी उनको डॉक्टर के पास ले जाया करती थी, मगर उनके अखराजात, उसकी पढ़ाई, मम्मी को डबल शिफ्ट काम करना पड़ता। रात में कभी कभार वो मम्मी को लाउंज में पाँव ऊपर करके बैठे तलवों पे बने छालों पे दवा लगाते देखता। उनके हाथ सुई, मोती, कपड़े, धागे और कैंची से आशना होकर अब सख्त पड़ते जा रहे थे। तब वो सोचता कि वो बहुत मेहनत करके बहुत अमीर आदमी बनेगा ताकि मम्मी को काम न करना पड़े और वो उन्हें जहांगीर वाला घर दोबारा खरीद कर दे सके। मगर वो वक्त को ज़िगज़ैग की तरह दूर चिमकता तो दिखाई देता, लेकिन अगर वो उसके पीछे भागता तो वो गायब हो जाता। एक रोज़ वो स्कूल से आया तो मम्मी अपना जेवर उलट पुलट कर देख रही थी। उनके चेहरे के अफसरदा तासुरात को देखते हुए वो उनके पास आ बैठा। मम्मी, क्या आप अपना जेवर बेच देंगी, जैसे दादा ने जहांगीर वाला घर बेचा था? मम्मी बेदिली से मुस्कुरा दी। चीज़ें इसीलिए तो होती हैं। मैं तुम्हारे अब्बा के इस पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहती जो बैंक में रखा है, जिसने हम दोनों को अपने मुल्क के सामने शर्मिंदा कर दिया है। इसलिए जेवर बेच रही हूँ। मगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे? क्या तुम्हें राज रखने आते हैं जहान? वो अक्सर दादा को जहान से ये फ़िक्रा कहते सुनती थी, इसलिए दोहराया तो उसने पुरमलाल मुस्कुराहट के साथ सर इस्बात में हिला दिया। मम्मी ने जेवर बेच दिया। कुछ वक्त के लिए गुजारा होने लगा।
मगर फिर उसका दिल चाहने लगा कि वो भी कुछ काम करके पैसा कमाए ताकि उसकी माँ के हाथ नरम पड़ जाएं और उनके पैरों के छाले मिट जाएं। यही सोचकर उसने पिछली विदेशी के हकान के चचा करामत की वर्कशॉप में काम करने के लिए खुद को पेश कर दिया। करामत बे का बेटा अली करामत उसका क्लास फेलो भी था, सो उसको काम मिल गया। उसको राज रखने आते थे, सो ये बात उसने मम्मी से राज रख ली। करामत बे की गाड़ी की वर्कशॉप उनके घर के साथ थी, यानी जहान के घर से पिछली गली में। जहान का घर बलाई मंजिल पे था। अगर वहाँ से खड़े होकर देखा जाए तो करामत बे का घर और वर्कशॉप दोनों दिखाई देती थी। वर्कशॉप गली के बिल्कुल नुक्कड़ पे थी। उससे आगे दूसरी गली में मुड़कर कमर्शियल एरिया शुरू हो जाता था। एक रोज़ मम्मी ने उसके कमरे की खिड़की से झांका तो वर्कशॉप में हाथ मुंह काला किए काम करता नजर आया। जब वो खेलने की इजाज़त लेकर जाया करता था और मम्मी को इल्म होता था कि वो करामत अली के घर जा रहा है, आज उनको पता लगा कि असल में वो कहाँ जाता था। जब वो घर आया तो उन्होंने सारी बात दोहरा दी, मगर ना उसे डांटा ना खफा हुई। तुम वर्कशॉप में काम करो, अखबार बेचो या फूलों के गुलदस्ते बनाओ, कभी इन कामों में इतना पैसा नहीं कमा सकोगे कि अपनी पूरी किताबें भी खरीद सको। इसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं अपने बेटे को मजबूत और मेहनती देखना चाहती हूँ। उसने हमेशा की तरह इस बात में सर हिला दिया। कमाई ना होने के बराबर थी, मगर फिर भी उसे काम करना अच्छा लगता था। उसने मम्मी से कहा कि वो बड़ा होकर मैकेनिक बनेगा। मम्मी खूब हंसी। अभी तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है, बहुत से पेशे देखकर तुम कहोगे तुमने वही बनना है, लेकिन असल में इंसान को वही पेशा अपनाना चाहिए जिसके मुताबिक उसकी सलाहियत हो। अभी ये फैसला बहुत दूर है कि तुम क्या बनोगे, मगर तब भी वो जानता था कि वो मैकेनिक ही बनेगा, यही उसकी मंजिल थी। फिर कभी कभी वो ख्वाब उसे सताता, वो ख्वाब जिसने इन बरसों में कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो पाक स्पाई और उसका रोशन चेहरा। तब उसकी ख्वाहिश होती कि वो भी इस जैसा ही बनेगा। फिर वो डर जाता, मालूम नहीं क्यों। उसका ये खौफ, ये अजीब सा उलझन भरा डर कब निकला? शायद तब जब उसने फरीहा से दुश्मनी मोल ली। फरीहा करामत बे के भाई की बीवी थी। दराज कद, स्मार्ट, खूबसूरत, सब्ज आंखों और कंधों तक गिरते अखरोटी बालों वाली। उसका लिबास, उसका उठना बैठना, उसके नाजो अंदाज, सब में एक शाहाना झलक होती थी। वो बहुत मकरूर, बहुत तरहदार सी थी। उसका बेटा हाकान भी उतना ही मकरूर और नकचढ़ा था। फरीहा का शोहर एकान मामूली सूरत का था, जबकि करामत पे काफ़ी वजीह थे। इसलिए हाकान, जो उम्र में जहान से 2 बरस ही बड़ा था, हर जगह अपनी माँ के हुस्न के किस्से सुनाया करता था। वो लोग पीछे से अरब थे, आपस में अरबी बोला करते थे। एक रोज़ फरीहा उनके स्कूल आई तो हाकान ने सबके सामने अपनी माँ को गुलाब का फूल पेश करते हुए अरबी में कुछ कहा। मैं अंता मरवा जमीला। उसे यही समझ आया। उसने अली करामत से मतलब पूछा तो उसने बताया, मर्रा जमीला बहुत बहुत खूबसूरत औरत को कहते हैं। उसे अंता भी भूल गया था, सिर्फ मर्रा जमीला जहन में नक्श हो गया था। बेहद हसीन औरत, मर्रा जमीला। जब मम्मी अपने जेवर बेच रही थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक नेकलेस रख लिया है। वो उसे नहीं बेचेंगे क्योंकि वो उसे हया को देंगी। तुम हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के घर ही करूँगी, इसलिए तुम्हें इस्तांबुल में कोई लड़की खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए। सुन लिया तुमने? मगर फरीहा काफ़ी खूबसूरत थी, उसे भी अच्छी लगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो उसे मर्रा जमीला ही कहते। हाकान से उसका झगड़ा गेम के दौरान हुआ था। वर्कशॉप में काम ख़त्म करके वो जदेसी में खेलते हुए करामत अली, हाकान और दूसरे लड़के के साथ शरीक हुआ था। हाकान को एतराज़ था, मगर अली करामत का कहना था कि जब दूसरे आधे गेम के दौरान शामिल हो सकते हैं तो जहान क्यों नहीं। उसका इशारा हाकान की जानिब था, जो गुज़िश्ता रोज़ इसी तरह शामिल हुआ था। मुझ में और उसमें फ़र्क है। मैं हाकान एकान रज़ा हूँ और ये एक पनाह गुज़ैन की औलाद। जहान ने हाथ में पकड़े सुर्ख गेंद उसको दे मारी। उसने बर वक्त सर नीचे कर लिया, मगर फिर तन फन करता आगे बढ़ा। थोड़ी सी मार कुटाई के बाद लड़कों ने उन्हें छुड़ा लिया।
وہ وہاں سے یوں بکھر گئے کہ حقان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور جہان کی نکسیر پھوٹی ہوئی تھی۔ گھر آ کر اس نے چپ چاپ خون صاف کر لیا۔ اصل اذیت اس تانے کی تھی جو اسے دیا گیا تھا، جیسے منہ پر چابک دے مارا ہو۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ ابا کے خلاف نہ جا سکا، شاید اس لیے کہ اس کی ماں نے کبھی اسے باپ کے خلاف نہیں بھرا، بلکہ ہمیشہ یہی سکھایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ حقان نے البتہ چپ چاپ اپنا خون صاف نہیں کیا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ فریحہ تن فن کرتی ان کے گھر آتی، بلند آواز اور رونت سے اس کو بہت سی باتیں سنا کر گئی۔ اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالات کرامت بے سے اچھے تھے، اسے اسی پیسے کا غرور تھا۔ یہی نہیں، اس نے جا کر میونسپلٹی والوں سے بات بھی کی کہ ان سیاسی پناہ گزینوں کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کو کہا جائے، ورنہ وہ ماحول خراب کریں گے۔ ممی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے، سو کمرے میں تھے۔ اس نے اکیلے فریحہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا۔ میونسپلٹی والی بات اسے علی نے بتائی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، ابا کی وجہ سے بلکہ اس کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے۔ ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھی، اب اس کو مزید تکلیف سہنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو میرے بچے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔